नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। और बच्चों, कल हम व्यतिकरण के बारे में हमने स्टडी की थी और संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण की क्या अवस्था होती है, विनाशी व्यतिकरण की क्या कंडीशन होती है, क्या शर्तें होती है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है तो एक फेमस एक्सपेरिमेंट आता है बच्चों, इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बच्चों। ठीक है, जिस जो 1801 और 2 में यंग ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था इसका। तो ये क्या है, यंग का द्विझिरी प्रयोग बच्चों। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है बच्चों, सबसे पहले कि उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया मतलब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया जिसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, दिस इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। एस क्या लिया बच्चों, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब एक वर्णीय प्रकाश जिससे सिंगल वेव लेंथ निकल रही हो, सिंगल फ्रीक्वेंसी निकल रही हो, जैसे सोडियम लैंप। ओके बच्चों, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, सोडियम लैंप। ठीक है, और एक छोटे से होल से इसको क्या किया, इस लाइट को, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक स्लिट रख दी, लाइक ए दैट स्लिट, और उसके अंदर से इसको जाने दिया। ठीक है, उसके बाद इसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से यहां पर क्या किए हैं, S1 और S2 दो स्लिट दो होल और बना दिए हैं ताकि फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहे। कलांतर क्या रहे, कलांतर समय के साथ अचर रहे। इसलिए एक स्रोत से दो स्रोत बनाने पड़े। अब सुनो बच्चों, यहां तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इससे ये बना। जब आप बीटेक में जाओगे, हायर एजुकेशन में जाओगे, तो बच्चों यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको डिफरेंट प्रकार के मेथड पढ़ने पड़ेंगे कि मोनोक्रोमेटिक एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक कैसे जाते हैं। फिलहाल एक स्रोत से हमने सिंपल दो स्रोत बना दिए, S1 और S2। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हमारी जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो मोनोक्रोमेटिक रहे, कोहेरेंट सोर्स रहे। कोहेरेंट बनाने के लिए किया, ये कोहेरेंट मतलब फेज डिफरेंस समय के साथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो कोहेरेंट सोर्स मतलब कला संबंध स्रोत। S1 और S2 क्या है, आपके कला संबंध स्रोत है। ठीक है, अब बच्चों यहां से भी वेव तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती है। तो देखो ये यहां से वेव हाइगेंस ने, क्योंकि यंग डबल स्लिट ने क्या प्रूफ किया था कि प्रकाश का तरंग प्रकृति होती है, और तरंग मतलब तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। यहां से तरंगों के रूप में आगे बढ़ी, इससे फिर इस होल के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल होंगे बच्चों, वो सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव, सोर्स ऑफ सेकेंडरी लाइट की तरह बिहेव करेंगे। वो भी लाइट को चारों तरफ फैलाएंगे। तो देखो यहां से भी लाइट फैली, यहां से भी लाइट फैली। तो क्या हुआ बच्चों कि ये सुपर इंपोज होंगे इस माध्यम में आगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल में जा रही होगी लाइट। ऐसे लाइट ऐसे फैल रही होगी, तो 3 डायमेंशनल में इस स्रोत से भी, इस स्रोत से भी क्या कर रही होंगी, लाइट मिल रही होगी। तो बच्चों जहां पर क्रस्ट और क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ, श्रृंग श्रृंग या गर्त गर्त मिलेगी, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर श्रृंग और एक सोर्स से श्रृंग दूसरे सोर्स के गर्त पर मिले, या दूसरे का श्रृंग पहले के गर्त पर मिले, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वहां पर आपको विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। तो ऐसे ही मीडियम में कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि लाइट तरंगों के रूप में आगे बढ़ रही है। और तरंग किसका, एक श्रृंग और दूसरा गर्त है ना बच्चों, लाइट के लिए। तो यहां पर क्या होने वाला है आपका कि इसी प्रकार आपने डी दूरी पर एक स्क्रीन लगा रखी है दीवार पर। तो दीवार पर कुछ पॉइंट पर क्या हो रहा है, एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिल रहा हो तो क्या बन रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कहीं पर क्या हो रहा है, एक का श्रृंग दूसरे के श्रृंग या एक का गर्त दूसरे के गर्त से मिल रहा हो तो क्या बन रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि जो स्क्रीन रखी थी कुछ दूरी पर, उसमें ब्राइट डार्क, ये ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क ब्राइट, ये पहली जो सेंटर वाली है ब्राइट फ्रिंज बनी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरीके का हमें एक पैटर्न स्क्रीन पर दिखा बच्चों। तो इस पैटर्न को, इस फिनोमिना को समझने के लिए कि जो आपको यहां पर, जहां पर ब्राइट फ्रिंज आपको मिली,
मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मतलब वहां पर क्या हुआ, एक का सुरंग दूसरे के सुरंग, एक का गर्त दूसरे के गर्त से मिल रहा होगा। फिर यहां पर डार्क, उसके बाद बगल में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, और इसी प्रकार नीचे साइड भी वही पैटर्न आपको मिला। किसमें? जब आपने दो तरंगों का सुपर इंपोज कराया। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि ये जो ब्राइट फ्रिंज और जो ये डार्क फ्रिंज मिल रही है, ये सेंटर से कितनी दूर पर मिल रही है, और दूसरा कि इस ब्राइट फ्रिंज और इस डार्क फ्रिंज की चौड़ाइयां कितनी है। तो वो हमें फाइंड आउट यहां किया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसी फिगर को सिंपल वे में ऐसे करते हैं बच्चों, मैथमेटिकल, विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन नॉट एक्सप्लेन फिजिक्स। ओके बच्चों, हम फिजिक्स को केवल देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर समझाने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हमने ये सोर्स ले लिया, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स S, देखो ये S1 और S2 दो सोर्स है, इसी फिगर को सिंप्लीफाई करके बनाया है। तो देखो, और S1 और S2 दो कला संबंध स्रोत के बीच की दूरी को क्या लिया हमने, स्मॉल d, छोटा d। और बच्चों ये आपका पर्दा है, स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन। स्क्रीन की दो कला संबंध स्रोतों से बीच की दूरी क्या है बच्चों, कैपिटल D है, और कैपिटल D की डिस्टेंस इस स्मॉल d के मुकाबले ठीक ठाक होती है। तो बच्चों ये पैटर्न पता कैसे बनता है, एक स्लिट उसके आगे दो स्लिट, ऐसे मतलब 3 डायमेंशनल में बनता है। यहां तो हम ऐसे दिखा रहे हैं ना, दरअसल ये होगा ऐसे बच्चों, और यहां पर ब्लेड से एक चीरा यहां पर मारा, एक चीरा यहां पर मारा, और एक इस पर मारा होगा, क्योंकि इन होल की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के होनी चाहिए। ऐसा नहीं बड़ा दरवाजे से आप कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा, नहीं, दरवाजे से दिख ही नहीं सकता है। क्यों नहीं दिख सकता है? क्योंकि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के लिए आपका जो स्लिट है, होल्स है, वो बहुत ही पतले होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चों हमने क्या किया कि यहां से एक वेव माना P तक पहुंची, हम P पर पता करना चाह रहे हैं बच्चों, यहां पर जो ये P है, यहां पर पता करना चाह रहे हैं हम कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो उसी के लिए इसको सिंप्लीफाई करके यहां बनाया, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैं पता करना चाह रहा हूं कि P पर कंस्ट्रक्टिव बन रहा है या डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। उसके लिए पता मुझे क्या होना चाहिए बच्चों, फेज डिफरेंस का पता होना चाहिए, और फेज डिफरेंस का पता होने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस का पता होना चाहिए। अगर मुझे इस वेव S1P और S2P के रास्ते का अंतर पता चल जाए तो मैं बता दूंगा यहां पर कंस्ट्रक्टिव बन रहा है या डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, या 2n-1 लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो अगर मुझे इन दो, ये S1P और S2P के रास्ते का अंतर पता चल गया, मींस पाथ डिफरेंस पता चल गया, तो हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट P पर, जो कि पर्दे पर है, और कोई भी पॉइंट हो सकता है, वहां पर चमकीली फ्रिंज बनेगी या काली फ्रिंज बनेगी। तो उसके लिए यह डेरिवेशन है बच्चों। हाँ, पहले एंगल सीख लो। यहां पर देखो बच्चों, मान लिया जाए मैंने S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S2P पर, और वो परपेंडिकुलर S1N है। अब सुनना जरा बात को, ये एंगल मान लिया जाए ये एंगल थीटा है। मैं यहां पर अच्छा, मैं ये वाला मिटा रहा हूं बच्चों, अब इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है बच्चों, जस्ट 1 मिनट वेट। तो देखो यहां पर ये वाला फिगर मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो ये आपका N पॉइंट, ये आपका S1, ये आपका S2। बच्चों ये 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। मान लिया जाए ये एंगल थीटा है, मान लिया जाए ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा। आप देख सकते हो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब सुनना मेरी बात को, अगर मैंने यहां से कोई परपेंडिकुलर खींचा है, सुनते रहना बात को तभी आपको पता चलेगा, यहां से मैंने कोई परपेंडिकुलर खींचा है इस लाइन पर, तो बच्चों ये टोटल 90 का था, तो ये कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा। सोचो जरा बात को, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ये टोटल 90 का था, सॉरी ये टोटल 90 का था, ओके, और ये कितना है बच्चों 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा, हो तो प्लस थीटा हो जाएगा।
समझ में आ रही बात? ये हो गया थीटा, मतलब ये वाला एंगल क्या हो गया बच्चों? थीटा। मैंने कैसे निकाला? स्मार्टनेस वर्क करके कि ये 90 है, ये थीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये मैंने बोला कि सर ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अगेन ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा थीटा। एक काम तो आपने कर दिया कि ये एंगल निकाल दिया आपने थीटा। ठीक है भाई, यहां से देखो ये यही चीज को मैंने यहां पर बना के आपको बताया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, क्योंकि आपका बच्चों यदि d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही ये मतलब पॉइंट शुरू में ही रखा गया, ये एजम्पशन कि जो आपका ये d डिस्टेंस है, ये d डिस्टेंस इन दो स्रोत के बीच की डिस्टेंस के मुकाबले बहुत ज्यादा है, कि कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। अब सुनना मेरी बात बच्चों, कि जब ये बहुत दूर है और ये बहुत नजदीक है, तो देखना जरा, ये मैं यहां पर बनाना चाह रहा हूं और ये स्क्रीन है। तो देखो बच्चों, एक लाइन ले गया P से मैं यहां, ये वाली लाइन बच्चों, एक लाइन ले गया मैं जो बीच में से है यहां, अब सही नहीं बन रहा हूं, यहां, और एक लाइन में यहां से ले गया। मेरा बोलने का मतलब ये है बच्चों कि इनका जो एंगल डिफरेंस होगा, ये जो एंगल होंगे बच्चों, ये लगभग बराबर है बच्चों, ये लगभग सबके सब थीटा है। क्यों थीटा है? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और दो सोर्स S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। तो इसलिए बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर यहां पर भी खींचेंगे आप तो वो एंगल भी थीटा होगा। ये एजम्पशन है। ये इसलिए बच्चों फिजिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मैथमेटिक्स रिजिड होता है। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटली जो चीज हमें मिल जाती है, हम मैथमेटिक्स को लॉजिकली और अपने हिसाब से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब तुम साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब आपका थीटा बहुत छोटा होता है तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लेते हैं। ये आपको नेचर बताता है, और नेचर का मतलब आपको फिजिक्स बताता है कि अगर आपका थीटा बहुत छोटा है तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ले सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा ले सकते हैं। तो यहां पर भी हमारा ये थीटा लगभग सबका सब बराबर है, इसलिए ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, और यहां भी जो खींचोगे आप वो भी थीटा होगा। क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है तो मैंने यहां पर वही बनाया है। अब सुनना मेरी बात को, अब आपको निकालना है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की जो आपकी मोटाई आएगी, कैसे निकालना है। तो चमकीली और काली फ्रिंज की स्थितियां, सबसे पहले S1P S2P और OP लगभग समांतर है। पहली ये लगभग समांतर, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, देखो देखने में तो आपको नहीं लग रही है समांतर है, लेकिन क्योंकि D बहुत बड़ा है स्मॉल d से, और जो ये D है बच्चों ये इतना चौड़ा नहीं है, ये D होता 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, और जो आपका कैपिटल D होता है वो होता है 1 मीटर, 1.5 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। तो मतलब अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड में आपको बताऊं तो बच्चों आपका D होगा, जो स्मॉल d होगा वो ये होगा, और जो आपका कैपिटल D होगा वो ये होगा, यहां तक। अब देखो आप इससे लाइन खींचोगे, किसी पॉइंट P पर मिलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दो लाइनें समांतर जा रही है। वहां समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हमने लिख लिया S1P S2P और OP क्या है, लगभग समांतर है। पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों कि S1 और S2 से P पर पहुंचने वाली प्रकाश किरण सॉरी के बीच जो पथांतर होगा वो कितना होगा? पथांतर का मतलब पथ में अंतर, रास्ते में अंतर। तो देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो यहां से आगे तो दोनों के दोनों, इसकी जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस इसकी भी होगी। यहां से आगे दोनों के रास्ते में कोई अंतर नहीं है, केवल यहां से पीछे दोनों के रास्ते में अंतर है। ये तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन S2 जो तरंग जारी होगी वो यहां से जारी है, यहां से जारी है यहां तक। मतलब इसने S2P तरंग ने जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की वो ये की, तो इन दोनों रे के पथ में जो अंतर है बच्चों वो ये हो जाएगा।
क्योंकि इसने ये ज्यादा रास्ता कवर्ड किया है। तो पथांतर कितना हो गया, दोनों मतलब यहां से यहां तक पहुंचने वाली जो तरंग है और यहां से यहां तक जो पहुंचने वाली तरंग है, उनका जो पथांतर है डेल्टा, वो कितना है बच्चों, पूरा S2P माइनस S1P। मतलब इसमें से इसको मैं घटा दूंगा तो मुझे पथांतर मिल जाएगा। और वो पथांतर कितना है बच्चों, वो पथांतर है S2N, इतना पथ में अंतर है। अरे इसमें से इसको घटाओगे तो इतना ही तो बचेगा, तो वो है S2N आपका पथांतर। अगर ये पथांतर L लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव, 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले मुझे S2N निकालना है, ये है कितना, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए जो मैंने आपको बता दिया वो मैंने यहां लिखा है कि एंगल S1 S2N आपने क्या लिया है, थीटा लिया है, माना, ये आपने माना, ये एंगल आपने लिया है बच्चों, ठीक है। इसी के हिसाब से S1 S2N और MOP, ये वाला एंगल बच्चों MOP, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मैंने समझा दिया आपको कैसे थीटा होगा, कि ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों किरणें लगभग समांतर है। तो ये आ गया, बस खत्म कर दिया आप। अब आप इस त्रिभुज को लो, ये वाले त्रिभुज में देखो, ये वाले त्रिभुज लिया आपने, यहां पर S1 यहां पर S2, इनके बीच की दूरी माना स्मॉल d है, ये आपका 90, यहां 90 दिख नहीं रहा लेकिन 90 है वो, ठीक है। और ये आपका थीटा है, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, S2N डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है, d। तो वही चीज मैंने यहां लिखी है बच्चों कि S1 S2N से साइन थीटा इज इक्वल टू S2N डिवाइडेड बाय S1 S2 मतलब ये कितनी वैल्यू है उसकी, d है। तो यहां पर मतलब S2N को क्या लिख सकता हूं मैं, S1 S2, स्मॉल d भी लिख सकते हो, साइन थीटा यहां लिखा है मैंने, कि इसलिए पथांतर जो आ गया S2N इज इक्वल टू क्या आ गया, d साइन थीटा। पथांतर आपका इतना आ गया, तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये d नीचे आएगा, S2N अपॉन d। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, ये वाले त्रिभुज में बच्चों POM में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू लंब। देखो स्क्रीन के सेंटर को M से डिनोटेड किया गया है, वहां से उस पॉइंट P की माना दूरी कितनी है बच्चों, y है। अगर किसी की बुक में x लिखा होगा तो कोई समस्या नहीं है, x इस डायरेक्शन में, दरअसल फ्रिंजेस हमें इस डायरेक्शन में मिलती है हॉरिजॉन्टल में, तो अगर x भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, टेन साइन थीटा कितना हो गया बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू लंब, दैट इज द लंब बटे क्या आधार कितना है, और MO और MO की दूरी कितनी है, d। तो मैंने tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d लिखा है। अब सुनो, चूंकि थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा क्यों है, क्योंकि d बहुत बड़ा है स्मॉल d से। तो चूंकि थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत छोटा होने के कारण मैं साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख सकता हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखो, S2N डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रखो, y डिवाइडेड बाई d। तो यहां से तुम पथांतर निकाल सकते हैं, S2N इज इक्वल टू ये इधर गया y बाई d। तो बच्चों ये पथांतर आ गया आपका, ये डिसाइड करेगा कि स्क्रीन पर कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। ये पथांतर आपका डिसाइड करने वाला है। तो पथांतर आपका कितना आ गया, S, चाहे तो आप इसको S2N लिखो, चाहे तुम्हारी किताबों में इसको डेल्टा x लिखा होगा, चाहे आपकी किताबों में डेल्टा लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही, पथांतर कितना आ गया, YD अपॉन कैपिटल D। तो ये पथांतर आ गया है बच्चों आपका, दोनों के रास्ते में अंतर कितना आ गया बच्चों, दोनों के रास्ते में अंतर आ गया है आपका पथांतर वो आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, पथांतर S2N इज इक्वल टू आ गया है आपका y कैपिटल D, सॉरी स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। तो दैट इज द पथांतर। ये क्या है बच्चों आपका पथांतर। अगर ये पथांतर, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये पथांतर, यदि पथांतर किसके इंटीग्रल मल्टीपल में है बच्चों,
एन लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल डेल्टा एक्स। देखो तुमने कल पढ़ा था ना, कल पढ़ा था कि अगर डेल्टा एक्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा तो क्या बनने वाला है वहां पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यदि पथांतर S2n, लिख लो इसको, यदि पथांतर S2n क्या होगा बच्चों, S2n इज इक्वल टू n लैम्डा हो, तो बिंदु P पर क्या बनेगा बच्चों, बिंदु P पर संपोषी व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा और क्या बनेगी बच्चा, होगा और चमकीली फ्रिंज बनेगी, और चमकीली फ्रिंज बनेगी। तो क्या कंडीशन है चमकीली फ्रिंज का, चमकीली फ्रिंज का कंडीशन है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। डेल्टा एक्स का मतलब ये वैल्यू पथांतर, यही तो है पथांतर, तो पथांतर की वैल्यू रख दो वाई डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो कितना P कितने दूर पर बनेगा स्क्रीन से, स्क्रीन के सेंटर M से Y पर कितनी दूर पर ये जो Y P पॉइंट था Y कितनी दूर पर बनेगा, तो Y इज इक्वल टू क्या होगा, डी एन लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। बच्चों ये है ब्राइट फ्रिंज बनने की कंडीशन कि सेंटर स्क्रीन के पर्दे के मध्य बिंदु से इतनी दूरी पर डी एन लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी दूरी पर हमेशा क्या बनेगी, चमकीली फ्रिंज बनेगी, चमकीली फ्रिंज बनेगी। तो जनरल कि एनवी ब्राइट फ्रिंज की दूरी, इसको क्या बोलेंगे हम, एनवी चमकीली फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से, पर्दे के मध्य बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु से, दिख रहा है ना, मध्य बिंदु से दूरी। तो इसको जनरल जो फॉर्मूला होता है, तो जनरल फॉर्मूला वाई एन इज इक्वल टू डी एन लैम्डा अपॉन डी, मतलब यहां पर सिर्फ आपको एन लगाना है बस। तो ये है एनवी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन। दिस इज द, ये क्या है बच्चों, एनवी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन। ऊपर लिख लेता हूं मैं, ठीक है, एनवी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन। समझ में आ रही बात? तो इधर मैं मिटा लूं एक बार, ये समझ, आपको केवल ये याद रखना है फिलहाल, ठीक है। तो इधर मैं मिटा रहा हूं और उसके बाद हम इसके फॉर्मूले लिखकर इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर एनवी ब्राइट फ्रिंज की जो दूरी है सेंटर से, वो कितनी आ गई बच्चों, एनवी ब्राइट फ्रिंज की, ये एनवी ब्राइट फ्रिंज की एन डी लैम्डा अपॉन डी, एनवी ब्राइट फ्रिंज की। तो पहली ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनी है, एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो पर क्या बनती है बच्चों, ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन है। तो वाई जीरो मतलब ये सेंट्रल की ब्राइट फ्रिंज है, तो सेंट्रल की ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनती है, सेंटर पर, जीरो आ गया ना, एन इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो बीच में, जो आपके स्क्रीन के सबसे मिडिल वाले में है, हमेशा क्या मिलने वाली है, इस वाले में ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है। उसके बाद पहली, ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। इसके बाद दूसरी ब्राइट फ्रिंज कहां पर मिलेगी बच्चों, तो n इज इक्वल टू 1 रख दो, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y1 इज इक्वल टू n डी लैम्डा अपॉन डी, स्मॉल n इज इक्वल टू 1 हो गया। दूसरी ब्राइट फ्रिंज कहां पर मिलेगी बच्चों, 2 रख दो यहां पर, 2 डी लैम्डा अपॉन डी। तीसरी कहां पर मिलेगी बच्चों, y3 इज इक्वल टू 3 डी लैम्डा अपॉन डी। फोर्थ कहां पर मिलेगी, एंड सो ऑन। तो ये किसकी कंडीशन है, जीरो पर, जीरो ब्राइट फ्रिंज। पहली ब्राइट फ्रिंज कहां पर मिल रही, सेंटर से डी लैम्डा अपॉन डी दूरी पर, थोड़ी ऊपर, और दोनों तरफ मिलती है बच्चों, सेंटर से ऊपर भी मिलेगी और नीचे भी मिलेगी, ठीक है, सेंटर से ऊपर भी मिलेगी और नीचे भी मिलेगी। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आपकी ये होगी। और डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा बच्चों, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज मतलब काली फ्रिंज। कंडीशन क्या होगी कि अगर आपका ये पाथ डिफरेंस, अगर आपका ये वाला, ये पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो आपको क्या मिलने वाला है, डार्क फ्रिंज मिलने वाला है। तो डार्क फ्रिंज के लिए कि अगर आपका पाथ डिफरेंस जो है वो क्या है बच्चों, पाथ डिफरेंस आपका जो डेल्टा एक्स था, दिस इज द 2n-1 लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो देखो डेल्टा एक्स का एक ये था,
यही, ये भी तो पथांतर था, तो वैल्यू रख दो यहां पर। इसकी क्या है, वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। हाँ याद रखना यहां पर माइनस है, n कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। जीरो नहीं रख सकते, जीरो वाला तो ब्राइट आ गया। इज इट क्लियर? तो दैट्स यहां से y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2n-1, ये कितना हो गया, d लैम्डा अपॉन 2d। देखो ये क्या हो गया, y, d इधर गया, अच्छा लैम्डा यहां था 2 और ये d नीचे है, d लैम्डा। ठीक है, तो एनवी डार्क फ्रिंज की जो कंडीशन है, काली फ्रिंज की कंडीशन है, वो yn, यहां पर सफिक्स n लगा दो, बाकी सब वही रहेगा, 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d। क्लियर है? ये किसकी है, ये है डार्क फ्रिंज की स्क्रीन के मध्य से दूरी, कितनी दूर पर बन रहा है। समझ में आ रही बात? और बार बार बोल रहा हूं, अगर बुक्स में यहां पर xn है, यहां पर भी xn है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो फ्रिंज मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, तो हॉरिजेंटल में मिलेगी तो वो हॉरिजेंटल में लिखना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो लेट अस सी हियर, यहां पर yn डार्क ब्राइट के लिए, ब्राइट फ्रिंज की सेंटर से दूरियां ये है, डार्क फ्रिंज की सेंटर से दूरियां ये है। यहां n कहां से स्टार्ट हो रहा, 0 से, यहां n कहां से स्टार्ट हो रहा, 1 से। इज इट क्लियर? बस दो चीजें मिल गई आपको कि तो माने मैं बोलूंगा 10वीं ब्राइट फ्रिंज की सेंटर ओ से, सेंटर m से दूरी बताओ भाई, तो तुम यहां पर 10 रख दोगे। मैं बोलूंगा 15वीं डार्क फ्रिंज की सेंटर ओ से दूरी बताओ, आप ये डार्क के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला, तो 15वीं मतलब n इक्वल टू यहां पर 15 आप अप्लाई कर दोगे। बाकी ये दूरियां आपको दी होगी, उस पर आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ओके। अब निकालना है कि जो ये मतलब जो ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क बन रही है, क्या इनकी चौड़ाइयां कितनी है, कितनी ये जो फ्रिंजेस बन रही है कितनी चौड़ी बन रही है, क्या डार्क ब्राइट की चौड़ाई अलग अलग है या सबकी सेम होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों, या इस टॉपिक में जो ब्राइट और डार्क की चौड़ाई आती है, दोनों के लिए समान आती है, दोनों के लिए समान आती है। अब सुनना जरा बात को, दो ब्राइट के बीच में क्या फंसा है बच्चों, देखो एक यहां से, अगर मैं यहां से इस सेंटर से इस दूरी को निकालूं और फिर इस सेंटर से इस दूरी को निकालूं, मतलब सेंटर से इसको निकालूं और उसके बाद मैं माइनस कर दूं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि दो ब्राइट की डिस्टेंस निकालूं, मैं दो ब्राइट की डिस्टेंस निकालूं, कि जैसे पहली ब्राइट निकाली, दूसरी ब्राइट निकाली, दूसरी ब्राइट में से पहली ब्राइट को अगर मैं माइनस करूंगा तो उनके बीच में कौन फंसा है, डार्क फंसा है, तो वो क्या मिलेगा मुझे, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। तो अब हमें निकालनी है विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज और उसके बाद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ओके बच्चों, मुझे क्या निकालना है, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, तो डार्क मतलब फ्रिंज विड्थ निकालनी है कि डार्क फ्रिंज कितना विड्थ होगा, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, तो फ्रिंज विड्थ क्या निकालना है बच्चों, फ्रिंज विड्थ। ओके, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। ओके, फ्रिंज विड्थ। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस गिव्स अस द फ्रिंज विड्थ, कि दो लगातार ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी अगर निकाल दी मैंने, कि मान लिया जाए कि yn किसके लिए, चमकीली फ्रिंज के लिए, चमकीली फ्रिंज के लिए yn इज इक्वल टू क्या, n d लैम्डा अपॉन d, मतलब ये nवीं ब्राइट फ्रिंज थी, अब मैं निकाल लो n+1वीं ब्राइट फ्रिंज, तो n की जगह क्या लिखूंगा मैं, yn+1, यहां पर भी क्या लिख लूंगा, n की जगह n+1, बाकी सब चीज सेम रहेगा। अगर मैंने बच्चों yn+1 माइनस yn कर दिया तो मुझे क्या मिलेगी, एक तो मिलेगी मुझे nवीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी, जो कि ये y सेंटर से, जो कि ये yn है, और दूसरा अगर मैंने ये निकाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, n+1वीं, समझो जरा बात को, n+1वीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी।
अब मैंने क्या किया, इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे दरअसल मिलेगा क्या बच्चों, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बच्चों मुझे मिलने वाला है इनके बीच में जो डार्क फंसा है ना उसकी चौड़ाई, जो डार्क जो काली फ्रिंज पची है उसकी चौड़ाई मुझे इनके बीच में क्या होगी, मिल जाएगी। तो देखो यहां पर वैल्यू रख दो इन दोनों की, अरे सीधा इन दोनों की वैल्यू रखो तो क्या हो गया ये, और फ्रिंज विड्थ को डिनोटेट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, तो ओमेगा इज इक्वल टू इस वैल्यू को रखो एन प्लस वन डी लैम्डा अपॉन डी माइनस और ये वाली वैल्यू एन डी लैम्डा अपॉन डी, इससे बच्चों ये मर जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, अच्छा ये डी लैम्डा अपॉन डी, देखो यहां से मारा मैंने, समझना जरा भाई, इसका मल्टीप्लाइड यहां किया, इसका मल्टीप्लाइड यहां किया, फिर जो पहला वाला है वो इसमें माइनस होगा, वो कैंसिल हो जाएगा तो क्या डी लैम्डा अपॉन डी, तो फ्रिंज विड्थ आपकी ये आ गई। आप डार्क के लिए भी निकालोगे तो बच्चों यही दो डार्क से घटाओगे, लेकिन वो डार्क क्या होने चाहिए, कंजिक्यूटिव, लगातार वाले डार्क होने चाहिए, माना एक चौथा डार्क एक पांचवा डार्क, ऐसा नहीं होना चाहिए चौथा डार्क और एक छठवां डार्क, नहीं, दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी से आपको मिलेगी ब्राइट की फ्रिंज विड्थ, और दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच से आपको मिलेगी डार्क की फ्रिंज विड्थ, और देखते हैं कि दोनों क्या आती है, सेम आती है, तो इसलिए यही ब्राइट के लिए भी होने वाला है जो कि डार्क के लिए है। तो फ्रिंज विड्थ ओमेगा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी बच्चों, तो फ्रिंज विड्थ किस किस पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल डी, स्क्रीन की दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की दूरी जितना संभव हो सके उतना दूर होना चाहिए, ऐसा नहीं इनफाइनाइट तक, जितना संभव हो सके बस एज पॉसिबल है, डी बड़ा है तो ओमेगा ज्यादा बनेगा, फ्रिंज विड्थ ज्यादा बनेगी। अगर वेव लेंथ ज्यादा है, देखो ये ओमेगा फ्रिंज विड्थ किस किस पर निर्भर कर रही है कि अगर आपका डी इंक्रीज होता है तो ओमेगा भी इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर, अगर आपका डी इंक्रीज होता है तो ओमेगा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर आपका वेव लेंथ इंक्रीज होता है तो ऑल्सो ओमेगा इंक्रीज होगा, मतलब ये वेव लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, वेव लेंथ बढ़ता है तो ओमेगा इंक्रीज होगा, मतलब कि रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो इसलिए रेड कलर की जो फ्रिंज विड्थ बनेगी वो सबसे चौड़ी बनेगी, और वॉयलेट कलर की फ्रिंज विड्थ सबसे पतली बनेगी, क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ वॉयलेट का सबसे कम है, इसलिए उसके फ्रिंज विड्थ, अगर मैं यहां पर S1 और S2 में वॉयलेट कलर का यूज कर दूं एस सोर्स को तो उसकी फ्रिंज विड्थ पतली पतली बनेगी, लेकिन लाल कलर यूज करो तो उसकी फ्रिंज विड्थ क्या बनेगी, काफी चौड़ी बनने वाली है। अच्छा डी मतलब दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की दूरी पॉसिबल हो कि दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर डी छोटा होगा तो ओमेगा आपका बड़ा होगा, और अगर डी बड़ा होगा तो ओमेगा आपका छोटा होगा, मतलब कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब ओमेगा जितना संभव हो सके दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की दूरी कम से कम हो, ऐसा नहीं कि चिपका देना है ना, चिपका देंगे तो बात ही नहीं हो, कि जितना संभव हो सके उतना कम होना चाहिए, इज इट क्लियर, तो अगर वो जितना कम होगा ओमेगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है, तो S1 और S2 के बीच की दूरी जितना कम ओमेगा उतना ज्यादा, तो ये आपको आने चाहिए बच्चों। अब इस पर करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, ओके बच्चों, इस पर हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व बच्चों, ठीक है, तो ये था आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि दुनिया का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है बच्चों, और 1808 और 1812 में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था बच्चों, ठीक है, ओके, तो इस पर हम करते हैं बच्चों अब क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, ओके, चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं इसमें सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे को स्लिट से एक्सपेरिमेंट में पर्दे को, अच्छा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पर्दे को स्लिटों से, जो आपके स्लिट है S1 और S2, स्लिटों से 1 मिलीमीटर की दूरी, अच्छा 1 मीटर की दूरी पर रखा
गया है, दूरी पर रखा गया है। ठीक है बच्चों, दूरी पर रखा, दूरी पर रखने पर, ऐसे लिखो, दूरी पर रखने पर। ओके, नहीं दिख रहा बच्चों? ठीक है, मीटर की दूरी पर रखने पर, दूरी पर रखने पर क्या हो रहा है? रखने पर व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाइयां, व्यतिकरण फ्रिंजों की व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई कितना मिल रहा है? व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई 0.02 कितना? 0.02 सेंटीमीटर पाई जाती है। 0.02 सेंटीमीटर पाई जाती है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 एंगस्ट्रॉन हो, 400 एंगस्ट्रॉन हो, तो स्लिट के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्लिट के बीच की दूरी होगी, तो स्लिटों के बीच की दूरी होगी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 4 × 10⁻³ मीटर। ऑप्शन बी है आपका 4 × 10⁻⁴ मीटर। ऑप्शन सी है आपका 3 × 10⁻³ मीटर। और ऑप्शन डी है 3 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है बच्चों, दिस इज द ऑप्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आपको दिया क्या क्या है बच्चों। सबसे पहले जो चीजें आपको दी हो, सबसे पहले आपको क्या दिया है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पर्दे को स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाइयां इतनी पाई जाती है। देखो ये आपको क्या दिया है? ये आपको दिया है बच्चों, जो ये सोर्स S था और ये S1 और S2 के बीच की दूरी दी है आपको D। ठीक है, तो D कितना दिया है आपको? D आपको दिया है बच्चों 1 मीटर। और बच्चों 1 मीटर इसके बीच की दूरी कभी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो D मतलब पर्दे की वो कोहेरेंट कला संबंध स्रोतों से बीच की दूरी ये दिया है 1 मीटर। दूसरी चीज फ्रिंज विड्थ दिया है। फ्रिंज विड्थ का मतलब ओमेगा दिया है आपको। ओमेगा कितना दिया है? 0.02 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्योंकि हमें यूनिट किस में चाहिए? एसआई सिस्टम में, तो हम किस में बोलेंगे इसको? मीटर में। तो ओमेगा मीटर में कैसे लिखने वाले? 0.02 × 10⁻⁻² मीटर। इज इट क्लियर? अगर तुम इसको और सॉल्व करना चाह रहे हो तो इसको 2 करो और यहाँ 4 बढ़ा दो 10⁻⁴ मीटर। इज इट क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 स्थान इधर के 10⁻⁻² बढ़ाए तो 4 हो गया। ठीक है, तो चाहो आप इतना ही रहने दो या ये भी कर सकते हो। ओके, और क्या दिया आपको? वेवलेंथ दिया है लेमडा। लेमडा कितना दिया है बच्चों? 4000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन एसआई सिस्टम में इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? 2 स्थान इसको अगर ले जाना चाह रहे तो आप इसको भी सॉल्व करके बता सकते हो। अब बताओ आपको निकालना है क्या निकालना है? स्लिटों के बीच की दूरी। स्लिटों के बीच की दूरी मतलब ये देखो, ये S1 था, S2 था, तो इनके बीच की दूरी आपको D निकालना है। दरअसल आपको क्या निकालना है बच्चों? D कितना होगा? तो आप जानते हो कि फ्रिंज विड्थ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये आपका होता है, तो यहां से स्मॉल d की वैल्यू निकाल दो। स्मॉल d इज इक्वल टू D लैम्डा अपॉन ओमेगा। सारी की सारी एसआई सिस्टम में होनी चाहिए यूनिट, बस वही चेक करना चाह रहा हूं यहां पर। तो क्या यहां पर वैल्यू रखो, कितना हो गया दिख रहा है ना? तो दैट्स यहां पर वैल्यू रख देता हूं मैं। यहां से D इज इक्वल टू कैपिटल D 1 मीटर है इंटू लैम्डा। लैम्डा कितना है बच्चों?
400 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा कितना है बच्चों? ओमेगा आपका आया है, ओमेगा आया है आपका, ओमेगा कितना आया है? ओमेगा है 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इज इट क्लियर? तो देखो ये सॉल्व कर सकते हो आप। दैट इज द 2 2 जा 4 200, तो d इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया बच्चों 200 इंटू 10⁻, कितना हो गया? -6। तो ये कितना हो गया? d इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इनमें से कोई आंसर नहीं है बच्चों इसका, इनमें से इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? इनमें से इसका कोई भी आंसर आपको नहीं मिल रहा है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है मेरे बच्चों। इनमें से इसका कोई भी आंसर आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि डी क्या है? डी क्या है आपका? 2 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने गलती क्या की, मैंने यहां पर वैल्यू चेंज हुई है, तो वैल्यू चेंज हुई तो इनमें से कोई नहीं, तो इस आंसर को आप लिख लो इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हो ना बात को? इनमें से कोई नहीं। एकदम क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यहां पर 4000 एंगस्ट्रॉन, ऑल्दो ये दिखेगा नहीं, इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन ये दिखेगी नहीं बच्चों। इंटरफेरेंस तो होगा लेकिन ये दिखेगा नहीं, क्योंकि 400 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ विजिबल रेंज में नहीं आती है। इंटरफेरेंस होगा, पक्का होगा, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख पाएगी उसको। तो अब आपको दूसरा क्वेश्चन क्या करना है बच्चों? विद इन 1 मिनट आप दूसरा क्वेश्चन करने वाले हो। मैं इसी में चेंज कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों, 1 मीटर रहेगा, ये 0.02 सेंटीमीटर रहेगा। यहां पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, ठीक है? यहां पर मैंने वैल्यू चेंज कर दी, इसको कर दिया मैंने 6000 एंगस्ट्रॉन, जो कि दिखेगी हमें कहां से कहां की रेज दिख सकती है? 4000 एंगस्ट्रॉन से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉन, जो विजिबल रीजन में आता है। इंटरफेरेंस सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस वो फिनोमिना दिखाएगा जिसके पास वेव का नेचर हो, तरंग की प्रकृति हो। ठीक है, तो अब इसको करेंगे आप बच्चों। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सुनना मेरी बात को, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां तो सेम रहने वाला है, यहां सेम रहने वाला है, यहां पर क्या चेंज होने वाला है? यहां पर चेंज होने वाला है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा? 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको कैसे लिखूंगा मैं? 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या चेंज होगा बच्चों? यहां पर चेंज हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अरे ये सब आता है ना, कन्वर्ट करना तो आता है ना। एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ये 6000 था, 3 इधर ले गया तो वो प्लस के हो गए तो माइनस हो गया 10⁻⁻7। तो यहां पर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आ गया आपका, देखो 2 3 जा 6, तो ये हो गया बच्चों d इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+ 4 हो जाएगा, और ये -7 है तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जिसके लिए वेवलेंथ इतना है, आंसर कितना होगा बच्चों? ये वाला होगा। कुछ बात समझ में आई? देखो गलती की है कि 400 एंगस्ट्रॉन लिखा था, इंटरफेरेंस होगा, हमारी आंखें नहीं देख पाएगी, क्योंकि 400 एंगस्ट्रॉन को हमारी आंखें नहीं देख पाती, लेकिन ये इंटरफेरेंस को हम मस्त एकदम स्क्रीन पर देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से। समझ में आ रही बात? एकदम क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, ओके। तो इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, दोनों क्वेश्चन को, ठीक है? इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, ओके 3 हो गया कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रयोग में दो कला संबंध स्रोत, दो कोहेरेंट सोर्स, दो कला संबंध स्रोत एक दूसरे से
एक दूसरे से कितनी दूर पर है बच्चों? 0.9 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं हो सकते बच्चों, मिलीमीटर, मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं, दूरी पर रखे हैं, ठीक है, दूरी पर रखे हैं, तथा फ्रिंजों 1 मीटर की दूरी पर, तथा फ्रिंजें 1 मीटर की दूरी, मतलब स्क्रीन की दूरी है बच्चों, दूरी पर प्राप्त होती है। 1 मीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। यदि द्वितीय अदीप्ति फ्रिंज, सुनो बच्चों, यदि द्वितीय अदीप्ति फ्रिंज, अब देखो अदीप्ति, ठीक है बच्चों, द्वितीय अदीप्ति फ्रिंज मतलब काली फ्रिंज की बात कर रहा है, द्वितीय अदीप्ति फ्रिंज, काली फ्रिंज की बात कर रहा है, मतलब डार्क फ्रिंज, द्वितीय अदीप्ति फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज कहां पर प्राप्त होती है? द्वितीय अदीप्ति फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज, की केंद्रीय फ्रिंज, मतलब जो सेंट्रल फ्रिंज है बच्चों Y0 वाले, की केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। तो क्या है बच्चों? तो उपयुक्त एक वर्णी प्रास, तो उपयुक्त एक वर्णी, उपयुक्त एक वर्णी, एक वर्णी मतलब मोनोक्रोमेटिक बच्चों, एक वर्णी का मतलब मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ, एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी, प्रकाश स्रोत की तरंग, प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य होगी, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है। पहला ऑप्शन बच्चों, पहला ऑप्शन है 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 7 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। करे तो जरा दिमाग लगाओ तो बच्चों, ओके, दिमाग लगाओ तो जरा, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्या दिया है आपको, जो जो दिया है सबसे पहले आप वो लिख लो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या क्या दिया है आपको? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दो कला संबंध स्रोत मतलब S1 और S2 एक दूसरे से 0.9 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर भी पूरा नहीं है जी, मतलब स्मॉल d दे दिया है आपको 0.9 मिलीमीटर। ओके बच्चों, ओके, की दूरी पर रखें, तथा फ्रिंजे 1 मीटर की दूरी पर प्राप्त होती है, मतलब 1 मीटर दूरी पर स्क्रीन रखा है आपको, फ्रिंजे 1 मीटर दूरी पर प्राप्त होती है, 1 मीटर। ओके बच्चों, यदि द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की बात कर रहा, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी 1 मिलीमीटर है, तो उपयुक्त एक वर्णी प्रकाश स्रोत के से प्राप्त तरंग दैर्ध्य की, प्राप्त जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो द्वितीय मतलब आपको Y2 दिया है, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज दी है, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, ठीक है, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। तो सबसे पहले अदीप्त फ्रिंज की जो फॉर्मूला होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए, क्या लिखेंगे? अदीप्त फ्रिंज के लिए मतलब काली फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा भाई? अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? yn इज इक्वल टू क्या होता है? 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d, यही होता है बच्चों, यही निकला था हमारा कि दैट इज द 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d। जरा पेज पलट के देखना, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा वहां, ठीक है। तो लेट अस सी हियर, ये अदीप्त फ्रिंज के लिए था, दीप्त फ्रिंज के लिए क्या था? n d लैम्डा अपॉन d था, देख लो जरा, n d लैम्डा अपॉन d था, और लेकिन यहाँ क्या है? काली फ्रिंज है, अदीप्त फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है, तो उसके लिए n इज इक्वल टू बच्चों यहां दिया है दूसरी
दूसरी डार्क ना, तो n इक्वल टू 2 दिया है, मैं वैल्यू रख दो। और yn डिस्टेंस दी है बच्चों, सेंट्रल फ्रिंज से जो दूसरी यहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, सेंट्रल फ्रिंज जो है आपकी केंद्रीय फ्रिंज है, और ये बोला जो दूसरी डार्क है उसकी दूरी आपको दिया है 1 मिलीमीटर, मतलब y2 आपको दिया है बच्चों, y2 आपको दिया है, y2 कितना डिस्टेंस दिया है 1 मिलीमीटर। कुछ बात समझ में आ रही है? ये वाला, अरे इज इट क्लियर? 1 मिलीमीटर आपको ये दूरी दे दी है कि यहां से इसकी कितनी दूर पर ये बन रहा है, वैल्यू रख दो इसमें बस। अब मॉरली तो यहां पर वैल्यू रखो, ये कितना है। हाँ, एक चीज और बच्चों, सारी की सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। देखो यहां डी मिलीमीटर में, कैपिटल डी मीटर में, ये इस y2 मिलीमीटर में, तो ये इन सब के सबको आपको आंसर किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो आप सारे के सारे को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो इसको मैं सेंटीमीटर में कितना लिखूंगा 0.09 सेंटीमीटर। इसको मैं सेंटीमीटर में लिखूं, सुनते रहो, डी कैपिटल डी को, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसको मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो y2 कितना हो जाएगा बच्चों 0.1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ये सब आना चाहिए, है ना बच्चों। तो दैट्स, ये कितना हो गया आपका, ये y2 0.1 सेंटीमीटर में इज इक्वल टू 2 इंटू n कितना दिया है 2 माइनस 1 d, कैपिटल D कितना दिया है सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो 100 इंटू लेमडा निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू d कितना है बच्चों 0.09। इसको इधर लाओ तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू हो गया, इसको इधर लाओ 0.1 इंटू 2 इंटू 0.09, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, कोई बात नहीं, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3 इंटू 100। इज इट क्लियर बच्चों? अब क्या किया मैंने, सुनो जरा बात को। अब क्या करता हूं मैं, लेमडा इज इक्वल टू, इसको लिख लिया मैंने 10 की पावर -1 इंटू 2, इनको लिख लिया मैंने 9 इंटू 10 टू दी पावर -2, लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 2। दिख रहा है ना? यस दिख रहा है। अब क्या होगा बच्चों, 3 3 जा 9। इज इट क्लियर? अब देखो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया बच्चों, यहां पर 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो देखते रहना क्या हो रहा है 6, ये ऊपर जाएगा, इससे इसको नहीं काट सकते आप, ये 10 टू द पावर 2 है या 10 टू द पावर -2 है ना, 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर +2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2, और -2 वहां पहले से है 10 टू द पावर -4 और -5, तो ये हो गया 10 टू द पावर -5। और किस में लिया था आपने सबको, सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर। कब लिया था मैंने, जब मेरे पास ऑप्शन थे। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं रहते तो आप इसको सबको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और वैसे भी अगर लेमडा निकाल रहे हो ना आप, तो मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, एंगस्ट्रॉन में ज्यादा अच्छे से आप निकाल सकते हो। तो लेमडा इज इक्वल टू कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है, कि व्यतिकरण के क्वेश्चन निश्चित ही नीट और जेई में बच्चों पूछे जाते हैं। डिफ्रैक्शन और व्यतिकरण में से, मतलब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में से आपको एक क्वेश्चन 100% वहां मिलता है, एग्जाम में तो मिलते ही हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आई क्या किया हमने? ठीक है। अगर यहां पर अदीप्ति की जगह दीप्ति होता, मतलब ब्राइट फ्रिंज होता, तो यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाता। क्या होता, एन डी लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, सारा प्रोसेस वही रहता। समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर? ठीक है। तो आपने बता दिया कि ये वेवलेंथ आपकी यूज हो रही होगी मोनोक्रोमेटिक लाइट में। अच्छा, अगर बच्चों हम सूरज की रोशनी को डायरेक्ट इंटरफेरेंस के लिए यूज करें तो हमें इंटरफेरेंस कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रकार के कलर है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग है। तो व्हाइट लाइट को अगर यूज करते हम तो सारे कलर का इंटरफेरेंस का फिनोमिना बनता तो है, लेकिन वो ओवरलैप हो जाता है, जिस कारण हमें दिखता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इंटरफेरेंस की प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है एक ही जगह पर, किसी टाइम कंस्ट्रक्टिव बनेगा, किसी टाइम डिस्ट्रक्टिव बनेगा, तो हमारी आंखों की क्वालिटी उतनी नहीं है कि हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंटीन्यूअसली देख पाए, तो इसलिए हमें वहां इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं दिखता है, ठीक है बच्चों। या कलर सारे एक कलर का इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता है बच्चों, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं, और बच्चों प्रैक्टिस करते रहो इसकी, ठीक है बच्चों।
इज इट क्लियर कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी होती है सेल्फ स्टडी। जितना आप खुद पढ़ोगे उतना आप खुद सीखोगे बच्चों, ठीक है। ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम छोटा सा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होने वाला है कि अगर हम लाल तरंग मतलब जिसकी वेवलेंथ लगभग जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन है बेटा, जिसकी वेवलेंथ कितना है 6000 एंगस्ट्रॉन है, और अगर हम इस तरंग दैर्ध्य को क्या करते हैं यूज करते हैं, इस तरंग दैर्ध्य को हम यूज करते हैं, तो ये फ्रिंज बनाता है बच्चे 60 फ्रिंज बनाता है। कितनी फ्रिंज बनाता है 60 फ्रिंज बनाता है। अगर हम ये लैम्डा 1 इक्वल टू से अगर 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य यूज करते हैं तो कितनी फ्रिंज बनाता है 60 फ्रिंज बनाता है। अगर हम ये बैंगनी कलर यूज करें, कौन सा तरंग दैर्ध्य जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है लगभग 4400 एंगस्ट्रॉन यूज करें, तो बताओ कि फ्रिंजों की संख्या बताओ, फ्रिंजों की संख्या कितनी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज कितनी बनेगी। ये कितने फ्रिंजों की संख्या कितनी है, यहाँ फ्रिंजों की संख्या 60 थी और ये फ्रिंजों की संख्या हमने याद करनी है कि कितनी है। माना ये N1 इज इक्वल टू 60 है, ये N2 हमने निकालना है कि N2 कितना होगा। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है बच्चों कि मान लो आप लाल कलर को यूज कर रहे एस स्रोत से, S1 और S2 में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये कह रहा है कि किसी डिस्टेंस पर x दूरी पर कितनी फ्रिंजें बन रही है 60 फ्रिंजें बन रही है लाल। तो अगर हम लाल की जगह बैंगनी कलर को यूज कर ले तो बताओ फ्रिंजों की संख्या बताओ कि फ्रिंजें कितनी बनेगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। दूरी x है, मतलब इतनी दूरी पर लाल कलर की टोटल कितनी फ्रिंजें बन रही है 60, मतलब 60 डार्क और 60 ब्राइट। ओके, और वो कह रहा है अगर हम इस वेवलेंथ को यूज करें, माना बैंगनी कलर को यूज करें, तो इतनी ही दूरी पर बैंगनी कलर की कितने फ्रिंजें बनती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी लैम्डा अपॉन डी होता है ना। जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ती है, मतलब लाल फ्रिंजें चौड़ी चौड़ी बनेगी, वॉयलेट फ्रिंजें पतली पतली बनेंगी, तो ज्यादा बनेगी इसमें। बिल्कुल इतनी ही डिस्टेंस पर बैंगनी कलर की फ्रिंजें ज्यादा बनेगी क्योंकि वो पतली पतली है, लाल कलर की फ्रिंजें कम बनेगी क्योंकि वो उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, जिस कारण उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, जिस कारण वो कम बनेगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे बच्चों। तो पहली वाली कंडीशन में सॉल्यूशन, ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं, पहली वाली कंडीशन में माना N1 लाल फ्रिंज के लिए बीटा 1, ठीक है, लाल फ्रिंज के लिए आपकी ये वाली कंडीशन आ गई बच्चों कि N1 इंटू बीटा। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये x हम y भी लिख सकते हैं इसको, क्या ये डिस्टेंस हम y ले रहे थे ना, तो इसको हम y लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या एन डी लैम्डा अपॉन डी, ये वाली कंडीशन। और दूसरा ये y डिस्टेंस पर आपका क्या आ गया, ये वाली कंडीशन आ गई। दूसरी y डिस्टेंस पर आपको क्या है N2 बीटा, N2 बीटा, और N2 बीटा के लिए भी कंडीशन क्या होगी बच्चे, N डैश डी लैम्डा डैश अपॉन डी। देखो यहां N डैश मतलब इसको लिख सकता हूं मैं N1, इसको लिख सकता हूं मैं N2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। अब देखो ये दोनों डिस्टेंस तो दोनों सेम है, तो ये बराबर ये कर सकता हूं मैं, मतलब N1 डी लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू N2 डी लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई डी। क्यों बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में क्या है सेम है, इतनी ही दूरी पर। तो देखो यहां पर क्या क्या मिक्स हो रहे हैं, N1 कितनी, पहले वाले की फ्रिंजें कितनी है 60, डी दोनों के लिए सेम होने वाला है, छोटा डी भी दोनों के लिए सेम होने वाला है। तो लैम्डा 1 आपका है 4000 एंगस्ट्रॉन, सॉरी 6000 एंगस्ट्रॉन, 6000 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू N2 आपको निकालना है लैम्डा 2 कितना है बच्चों 4400 एंगस्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6000 और 6 इंटू 6000, देखो मैं सीधा काट देता हूं यहीं पर है ये अच्छा चलो नीचे लाते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना।
तो ये 6000, ये कितना हो गया बच्चों, 6000 एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 4400 एंगस्ट्रॉन। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो गया 30, ये हो गया 2 22, ओके, तो ये हो गया 15, ये हो गया 11। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये लगभग कितना आ रहा है, मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं, ये लगभग आ रहा है बच्चों 90 फ्रिंजेज। पॉइंट में आएगा छोड़ देना, आधी फ्रिंज का कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना आ रहा है, 90 फ्रिंजेज आ रहा है। तो मतलब क्या कहा इसने कि वाई दूरी पर अगर लाल इस वेवलेंथ को यूज करने से 60 फ्रिंजे बन रही है, तो वायलेट कलर मतलब 4400 एंगस्ट्रॉन को यूज करने पर कितनी फ्रिंजे बनेगी, 90 फ्रिंजे बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि उसकी थिकनेस कम हो जाएगी बच्चों। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द बेस्ट।